सभी विद्यार्थियों और मित्रों को मेरा नमस्कार। भारतीय इतिहास श्रृंखला के व्याख्यान 16 के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज हम भारतीय इतिहास के जिस टॉपिक पर अपना व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं उस टॉपिक का शीर्षक है कंपनी शासन के अधीन संवैधानिक विकास 1773 से 1853 पार्ट फर्स्ट। इस व्याख्यान के अंतर्गत हम जिन संवैधानिक प्रावधानों की बात करेंगे उन संवैधानिक प्रावधानों में सबसे पहले हम बात करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में हमारी बात होगी, इसके प्रावधान के बारे में हमारी बात होगी, कुछ बात रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों के बारे में करेंगे और साथ ही रेगुलेटिंग एक्ट के महत्व पर भी हम प्रथम बिंदु के अंतर्गत पड़ताल करेंगे। इसके बाद 1781 के संशोधन अधिनियम पर हमारी बात होगी। तीसरे बिंदु के अंतर्गत 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे और चौथे बिंदु के अंतर्गत हम विचार मंथन करेंगे 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट के बारे में। तो ये कंपनी शासन के अधीन जो संवैधानिक विकास से संबंधित जो व्याख्यान है ये इसका आज पार्ट प्रथम है और इस पार्ट प्रथम के अंतर्गत हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात करने जा रहे हैं, 1781 के संशोधन अधिनियम की बात कर रहे हैं, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की बात करने जा रहे हैं और साथ में ही बात होगी 1793 के चार्टर एक्ट की। इसके बाद में जो भी संवैधानिक विकास से संबंधित एक्ट हैं, चाहे वो 1813 के एक्ट की बात हो या 1833 के एक्ट की बात हो या 1853 के एक्ट की बात हो, इन सभी के बारे में हम कल पार्ट सेकंड के अंतर्गत अपने व्याख्यान में उनकी चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो व्याख्यान है वो रेगुलेटिंग एक्ट है, 1781 के संशोधन अधिनियम, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट और 1793 के एक्ट पर आधारित है और इसी पर हम विस्तार से बात करने जा रहे हैं अपने इस व्याख्यान के अंतर्गत। सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। रेगुलेटिंग एक्ट को हम ये कह सकते हैं कि कंपनी का जो भारत में जो शासन था उसमें ब्रिटिश संसद के जो औपचारिक नियंत्रण की जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से देखने को मिलती है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों पर हम बातचीत करें, उसकी कमियों और उसके महत्व को समझें, उससे पहले हमारे लिए जानना और समझना बेहद आवश्यक है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट जिसने भारत में कंपनी के शासन पर एक प्रकार से आंशिक संसदीय नियंत्रण की शुरुआत की, उसके पीछे कौन से कारण जिम्मेदार थे कि ब्रिटिश संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसने इस दिशा में कदम उठाए। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पारित होने की अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, वो कौन से कारण थे जिन्होंने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में ब्रिटिश संसद को लागू करने के लिए बाध्य किया और उसने उस रेगुलेटिंग एक्ट का ड्राफ्ट है भारत से संबंधित कंपनी के प्रशासन के मामलों के लिए जारी किया। तो हमारी बात है इसी रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान और कारणों पर है कि वो कौन से कारण थे जिसके आधार पर रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान है वो बनाए गए। तो अगर हम बात करें तो बंगाल में द्वैध शासन, यानी द्वैध शासन को हम इंग्लिश में बोलते हैं डायरकी से पैदा हुई अराजकता। हम पूर्ववर्ती व्याख्यानों में बंगाल के द्वैध शासन से जो अव्यवस्था, जो अराजकता पैदा हुई थी उसके बारे में विस्तार से बातचीत कर चुके हैं, तो इन बातों की पुनरावृत्ति करना यहां पर उचित नहीं होगा। सिर्फ हम संक्षेप में यह समझ लेते हैं कि बंगाल के द्वैध शासन से बंगाल के प्रशासन में जो अराजकता पैदा हो गई थी, जनता के दुखों की, जनता की चिंताओं का समाधान करने के लिए कोई व्यवस्थित तंत्र नहीं था या जनता को यह समझ नहीं आ रहा था कि अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कहां जाया जाए। इस द्वैध शासन व्यवस्था ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के संसाधनों की बेशुमार असीमित लूट का अधिकार दे दिया, लेकिन कंपनी का बंगाली जनता के प्रति किसी भी प्रकार का कोई दायित्व नहीं था, कोई अधिकार नहीं थी, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, जबकि समस्त संसाधन ये एक प्रकार से दीवानी और निजामत के जो सारे जो अधिकार थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे। तो बंगाल के द्वैध शासन से पैदा हुई अराजकता भी एक बहुत बड़ा कारण था जिसने अंग्रेजी संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य कर दिया। दूसरे हम प्रमुख कारण के रूप में देख सकते हैं प्रशासनिक और वित्तीय कुप्रबंधन पैदा हो गया था, अर्थात कंपनी
है वो आंतरिक रूप से दिवालिया होती जा रही थी, कंपनी पर ऋणों का भार बढ़ता जा रहा था। लेकिन कंपनी के जो अधिकारी और कर्मचारी जब वो इंग्लैंड लौटते तो उनके पास बेशुमार दौलत होती, और ये बेशुमार दौलत बंगाल के संसाधनों से, बंगाल की जनता के पैसों के माध्यम से उन्होंने ये समृद्धि है वो अर्जित की थी। तो प्रशासनिक और वित्तीय कुप्रबंधन वो एक सबसे बड़ा कारण था जिसने इस ब्रिटिश संसद को कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप करने का मौका दिया। इसके अलावा अगर हम कोई किसी और कारण की बात करें तो बंगाल में जो 1770 ईस्वी का भीषण अकाल पड़ा, उस भीषण अकाल में अन्न की कोई कमी नहीं थी, लेकिन लोगों के पास बंगाल की जनता के संसाधनों का इतना ज्यादा दोहन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कर लिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में स्थित कंपनी और अधिकारियों के द्वारा इतना भारत की जनता को दरिद्र स्थिति में पहुंचा दिया गया था कि 1770 ईस्वी के भीषण अकाल में इंसानों की लाश को खा करके अपनी भूख को शांत करना पड़ा। लाखों की संख्या में लोग मर गए और 1770 ईस्वी का भीषण अकाल लिखित भारतीय इतिहास में इससे पहले इतना भीषण अकाल का सामना नहीं करना पड़ा, और वो भी तब करना पड़ा जब बंगाल जैसे समृद्ध प्रांत के संसाधनों का ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उसके अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा बेतहाशा शोषण किया गया और उस धन का इंग्लैंड में निकास कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कंपनी के लेखों में हेर फेर भी 1765 से और 1772 ईस्वी के बंगाल पर जो द्वैध शासन की व्यवस्था थी उसके दौरान देखने को मिली। हमें इसे इस संदर्भ में समझ सकते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लंदन में बैठे हुए जो डायरेक्टर हैं, जब वो अपनी कंपनी की वार्षिक बैलेंस शीट को दिखाते तो उसमें बढ़ा चढ़ा करके उसके मुनाफे को प्रदर्शित करते, जिससे विभिन्न शेयरधारकों ने इस कंपनी पर पैसा लगाया, और लेकिन कंपनी अंदर से खोखली होती जा रही थी क्योंकि कंपनी पर बहुत ज्यादा ऋण का जो बोझ है वो बढ़ गया था, और कंपनी के जैसे लेखे दिखाए जा रहे थे उस तरह की कंपनी की स्थिति नहीं रह गई थी। इसके अलावा 1771 ईस्वी में कंपनी के द्वारा 10 लाख पाउंड के ऋण की मांग जब ब्रिटिश संसद से की जाती है तो कंपनी का प्रशासनिक, वित्तीय कुप्रबंधन और कंपनी की दिवालियापन की स्थिति समस्त जो ब्रिटिश जनता के बीच में उजागर हो गई। और जब ब्रिटिश जनता को यह लगने लगा कि बंगाल के समृद्ध संसाधनों से जब कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी इतने समृद्ध हो गए हैं कि उस समय उन जो लोग थे, जैसे लॉर्ड क्लाइव जैसे व्यक्ति थे, उनको 40,000 प्रति वर्ष पाउंड की इनकम भी होती थी। तो जब कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति इतनी समृद्ध है कि वो ब्रिटेन की संसद और राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण पदों को पैसे के माध्यम से खरीदने लगे हैं, तो क्या कारण रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके ऊपर से इन अधिकारी और कर्मचारियों की जीविका टिकी हुई थी, ये अधिकारी और कर्मचारी तो संपन्न हो गए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पूरी तरह से क्यों दिवालिया हो गई? और आज उस ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसी क्या नौबत आन पड़ी? ऐसे कौन से कारण हो गए जिसके कारण से 10 लाख पाउंड के ऋण की मांग है वो ब्रिटिश संसद से इसको करनी पड़ रही है? तो इन सारे मामलों की जांच करने के लिए 1772 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा संसद की प्रवर समिति गठित की जाती है, और उस प्रवर समिति को उन मामलों को देखना था कि जो 1770 ईस्वी के भीषण अकाल पड़ा था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां कहां तक जिम्मेदार थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ऋण लेने की आवश्यकता पड़ी उस ऋण लेने की आवश्यकता के पीछे किन कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इन सारे मामलों की जांच पड़ताल करने के लिए संसद की प्रवर समिति गठित की गई, और संसद की जो प्रवर समिति गठित की गई थी उसने अपनी एक रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट के आधार पर 1773 ईस्वी में 2 अधिनियम पास हुए। उनमें से एक अधिनियम कंपनी को 4% वार्षिक ब्याज पर 14 लाख पाउंड का ऋण देने से संबंधित था, जबकि दूसरा अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित था जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि रेगुलेटिंग एक्ट के पारित होने के लिए कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थी, तो हम ये कह सकते हैं कि बंगाल के द्वैध शासन से पैदा हुई अराजकता, प्रशासनिक और वित्तीय कुप्रबंधन, बंगाल का 1770 ईस्वी का भीषण अकाल, कंपनी के लेखों में हेर फेर और कंपनी की दिवालियापन की स्थिति के कारण जब कंपनी को 1771 ईस्वी में ब्रिटिश संसद से 10 लाख पाउंड के ऋण की मांग करनी पड़ती है। इसके अलावा कंपनी की जो
इस प्रकार की दुर्दशा हो गई थी, द्वैध शासन की जो व्यवस्था है वो एक तरह से बदनाम के रूप में पूरी दुनिया में ब्रिटिश जनमानस में प्रचारित हो गई थी। तो इसके मामलों की जांच करने के लिए 1772 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा संसद की प्रवर समिति गठित की जाती है। चूंकि ब्रिटिश संसद में भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों की पैरवी करने वाले, उसके पक्ष में बोलने वाले बहुत सारे सांसद थे, बहुत सारे मंत्री थे, और उसी का परिणाम यह हुआ कि जब 1772 में संसद की प्रवर समिति ने जो रिपोर्ट दी तो उसके आधार पर 2 अधिनियम पास किए गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऋण की मांग को संसद के द्वारा न केवल पारित किया गया, अपितु जितनी राशि की मांग की गई थी, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो सिर्फ 10 लाख पाउंड के ऋण की मांग की थी, लेकिन उसको बढ़ा करके 14 लाख पाउंड का ऋण है ब्रिटिश संसद के स्वीकृत हुआ, और वो भी बहुत कम ब्याज दर पर, यानी 4% ब्याज दर पर। और जबकि दूसरा जो प्रावधान था उसने ये अनिवार्य रूप से ब्रिटिश संसद को बाध्य कर दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय मामलों का कुछ नियंत्रण करना आवश्यक है, और ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी किसी ऐसे कुकृत्य में न फंस जाए या उसकी नीतियों के कारण से ब्रिटेन की पूरी दुनिया में बदनामी नहीं हो जाए। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर संसदीय नियंत्रण समय की आवश्यकता हो गई थी, परिस्थितियों की मांग थी, और उस दिशा में एक प्रयास 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो जब हम बातें करते हैं 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट की, तो अगर हम इसको 2-3 लाइनों में 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट को अगर हम समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये वो प्रथम एक्ट था जिसके द्वारा पहली बार कंपनी के भारत संबंधी मामलों पर संसद के आंशिक नियंत्रण की शुरुआत हुई। कंपनी का संसद के आंशिक नियंत्रण की शुरुआत हुई, अर्थात संसद ने कंपनी के भारत से संबंधित मामलों पर कोई कठोर नियंत्रण स्थापित नहीं किया, लेकिन ब्रिटिश प्रजा की भावनाओं के अनुकूल और उसके विरोधियों के द्वारा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक विशेष अधिकारों को समाप्त करने पर जो वर्ग, जो लॉबी तुली हुई थी, मुक्त व्यापार के समर्थक, पूंजीवादी लोग और ब्रिटिश जनता जिस प्रकार की भावना से उद्वेलित थी, उस प्रजा को के असंतोष को कम करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित एक प्रावधान लाया गया। और भले ही आंशिक रूप में ही सही, लेकिन ब्रिटिश संसद के ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में पहली बार औपचारिक नियंत्रण की शुरुआत है वो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से होती है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जब संसद के द्वारा पारित किया गया तो इस एक्ट में कंपनी के संविधान में 2 प्रकार से परिवर्तन किए गए। एक तो कंपनी के इंग्लैंड में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर्स थे, उनके वोटिंग करने के अधिकार में, उनकी संख्या के अधिकार में परिवर्तन किया गया। और दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो प्रशासनिक सेटअप था, उससे संबंधित जो संविधान बना हुआ था, उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, उसमें 2 प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कंपनी के संविधान में, यानी कंपनी के इंग्लैंड में संविधान में परिवर्तन किया गया, और कंपनी के भारत से संबंधित संविधान में परिवर्तन किया गया। कंपनी के इंग्लैंड से संबंधित मामलों में क्या परिवर्तन किया गया, वो पहले परिवर्तन की बात अगर हम करें तो स्वामियों के अधिकरण, जिसे हम कहते हैं कि बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर्स, यानी जो स्वामी और संचालक हैं, उनका एक जो बोर्ड था उसमें वोट देने के अधिकार की शर्तें तय की गई कि अर्थात बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर्स में वोट देने का अधिकार किसके पास हो। तो यह शर्त लगाई गई कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास 1000 पाउंड के मूल्य के कंपनी के शेयर हो, और वो भी पिछले 1 साल से, यानी पिछले 1 साल में 1000 पाउंड के कंपनी के शेयर जिस व्यक्ति के पास हो, वो ही व्यक्ति स्वामियों के अधिकरण से संबंधित बोर्ड में वोट देने का अधिकारी होगा। इसके अलावा जो दूसरा परिवर्तन किया गया कंपनी के संविधान में इंग्लैंड के अंदर, वो ये किया गया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या है वो 24 सीमित कर दी गई, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो चुनाव है वो 4 वर्ष के लिए किया गया। तीसरा जो परिवर्तन किया गया वो इंग्लैंड में कंपनी के संदर्भ में वो ये था कि कंपनी के भारत से संबंधित प्रशासन, सैनिक और राजस्व से जुड़े मामले ब्रिटिश सरकार के सामने रखने होंगे, अर्थात उनसे संबंधित जो पत्र व्यवहार है उसको ब्रिटिश सरकार को उसकी जानकारी देनी होगी। भारत में अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के संविधान में किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिला, तो हम ये कह सकते हैं कि पहली बार बंगाल में जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल के
पद पर प्रमोट कर दिया गया और उस गवर्नर जनरल को बंगाल के प्रशासन से संबंधित प्रशासनिक गतिविधियों के संचालन में सहायता देने के लिए, सलाह देने के लिए एक परामर्शदाता मंडल बनाया गया, एक 4 सदस्यीय परिषद का प्रावधान किया गया। तो पहला जो महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है वो रेगुलेटिंग एक्ट से देखने को मिला, वो ये था कि बंगाल में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का प्रावधान किया गया। इस 4 सदस्यीय परिषद के सदस्यों की जो प्रारंभिक नियुक्ति है वो रेगुलेटिंग एक्ट में ही उनके नाम लिख दिए गए थे कि कौन गवर्नर जनरल होगा और 4 सदस्यीय परिषद के रूप में कौन कौन से सदस्य होंगे। तो गवर्नर जनरल के पद पर वारेन हेस्टिंग का नाम तय किया गया और 4 सदस्यीय परिषद में जो लोग जिनका जिक्र रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया वो लोग थे फ्रांसिस फिलिप क्लेवरिंग, मॉनसन और बोरवेल। तो जो ये 4 सदस्य हैं, एक बार फिर से मैं उनके नाम रिपीट करता हूं। फ्रांसिस फिलिप पहला सदस्य था, दूसरा है क्लेवरिंग, तीसरा है मॉनसन और चौथा है बोरवेल। तो इस 4 सदस्य परिषद के सदस्यों का जो उनका जो उल्लेख है वो रेगुलेटिंग एक्ट में ही लिखित में कर दिया गया था। इसके अलावा इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का निर्णय किया गया और 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना विधिवत रूप से की गई। इस सुप्रीम कोर्ट में एक सर्वोच्च न्यायाधीश होना था और 3 उसके जूनियर न्यायाधीश हैं। उसका इस जो सुप्रीम कोर्ट जब भी किसी मामले पर कोई फैसला करता या निर्णय करता तो उसके बारे में उसका साथ देने के लिए, उस जूरी को बनाने के लिए 3 कनिष्ठ न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की गई इस कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में। तो जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो बने वो थे सर एलिजाह एम्फे, अर्थात यानी प्रथम कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजाह एम्फे। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था का प्रावधान था तो 4 न्यायाधीशों की व्यवस्था का प्रावधान था, जिसमें से 1 चीफ जस्टिस थे और 3 कनिष्ठ न्यायाधीश थे। इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण प्रावधान यह किया गया कि परिषद में जो भी निर्णय होंगे वो बहुमत से होंगे। गवर्नर जनरल किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी मनमानी नहीं कर सकता। 4 सदस्यीय परिषद ने जिस निर्णय के संदर्भ में अपना बहुमत दे दिया वो निर्णय गवर्नर जनरल को मान्य बाध्य करी था। केवल गवर्नर जनरल उस स्थिति में वोट दे सकता था जब बराबर के मत हो जाए, तब निर्णायक वोट देने का अधिकार गवर्नर जनरल को था। इसके अलावा जो चौथा प्रावधान देखने को मिला वो ये था कि बंबई और मद्रास पर कुछ मामलों में नियंत्रण का अधिकार सह परिषद गवर्नर जनरल को दे दिया गया। 5वां, ईमानदार शासन का सिद्धांत स्थापित करना कंपनी के लिए भी जरूरी था, क्योंकि कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार के कार्यों में, अनैतिक व्यापारिक गतिविधियों में लिप्त थे। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक चरित्र को सुधारना भी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से एक परम कर्तव्य माना गया और ईमानदार शासन के सिद्धांत को भी इसमें शामिल किया गया। और उसमें यह प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कोई भी अधिकारी और कर्मचारी है किसी भी प्रकार का भारत में कोई उपहार, परितोष, रिश्वत या घूस लेने से बचेंगे और नैतिकता के उच्च मानदंडों को अपनी शासन व्यवस्था में शामिल करेंगे। जब हम बात करते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट में इसी प्रकार के प्रावधान किए गए, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारी जो बातें थी अस्पष्ट थी, इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट की उसके लागू होने के तुरंत बाद उसकी कमियां हैं। वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत से संबंधित प्रशासन में जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था और जिस प्रकार गवर्नर जनरल उसकी परिषद का गठन किया गया था, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और उसको लेकर के जल्द ही उसकी कमियां हैं वो उजागर होने लगी। अगर रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों की अगर हम बात करें तो अगर हम उसकी आलोचना करनी हो तो कुछ बिंदुओं के आधार पर उसकी आलोचना की जा सकती है। सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात जो कंपनी के भारत में प्रशासन से संबंधित जो केंद्रीयकरण की व्यवस्था के तौर पर गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का प्रावधान किया गया था, ये गवर्नर जनरल और उसकी परिषद है, ये ही प्रशासनिक अड़चन का सबसे बड़ा कारण बनी, क्योंकि परिषद हर मामले पर गवर्नर जनरल की राय के विपरीत मत देती थी और गवर्नर जनरल स्वयं को असहज और असहाय महसूस करता था। तो एक प्रकार के प्रशासनिक पंगुता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय
प्रशासन में व्याप्त हो गई। गवर्नर जनरल, उसकी परिषद के आपसी मतभेद, आपसी झगड़ों के कारण और हमेशा यह विवाद की स्थिति में रही। दूसरा, अगर जो हम बात करें आलोचना का आधार देखें तो सुप्रीम कोर्ट और सह परिषद गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किए थे। सह परिषद गवर्नर जनरल है, उसको कानून बनाने का अधिकार दिया गया था, कई प्रकार की प्रशासनिक नीतियों को लागू करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन सह परिषद गवर्नर जनरल जो भी कानून बनाती उस कानून को सुप्रीम कोर्ट के पास रजिस्टर होना आवश्यक था और वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करती थी कि वो किस कानून को मान्यता दे या नहीं दे। तो दोनों के बीच में अधिकार क्षेत्र है, उनका स्पष्ट बंटवारा नहीं था। इसके अलावा जो भी कंपनी के भारत में प्रशासनिक अधिकारी थे वो अगर किसी प्रशासनिक कार्य में कोई गलती या चूक करते तो सीधा सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ एक्शन लेता था। तो वो अधिकारी और कर्मचारी है स्वयं को कार्य करने में असहज महसूस करते थे। तो सुप्रीम कोर्ट और सह परिषद गवर्नर जनरल है वो अपने अधिकारों को लेकर के लगातार उलझते रहे, जिससे एक प्रकार की प्रशासनिक अनिश्चय की स्थिति है वो व्याप्त होगी। इसके अलावा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में काफी अस्पष्ट शब्दावली का प्रयोग किया गया था, अर्थात शब्दों का अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया था। जैसा कि हम एक प्रावधान की बात कर सकते हैं, जब गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के आपसी निर्णय से बहुमत की बात हो या सुप्रीम कोर्ट को यह कहा कि वो बंगाल से संबंधित मामले देखेगी, लेकिन किन मामलों को देखेगी, उसकी अधिकारिता किन लोगों पर होगी, क्या कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी उसके दायरे में आएंगे, क्या गवर्नर जनरल को भी सुप्रीम कोर्ट के मातहत रह करके काम करना पड़ेगा, इन जैसी बातों पर यह अधिनियम है वो बिल्कुल अस्पष्ट था, अनिश्चित था, उसमें कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था। इसकी यही अस्पष्टता इसके क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बाधा बनी। इसके अलावा बंबई और मद्रास पर गवर्नर जनरल की अस्पष्ट अधिकारिता ने भी बहुत बड़ा एक प्रकार से दुविधा की स्थिति गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के लिए पैदा की। तो ये इस अधिनियम की कुछ आलोचना के पॉइंट हैं, लेकिन अगर हम फिर भी इन आलोचना से परे जाकर इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के महत्व की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश संसद का पहली बार भारत में जो औपचारिक नियंत्रण है उसकी शुरुआत करने का श्रेय रेगुलेटिंग एक्ट को दिया जाता है। कंपनी के शासन को व्यवस्थित करने का पहली बार प्रयास है वो इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से किया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का एक सराहनीय प्रयास है वो भी इस रेगुलेटिंग एक्ट की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब हम बात कर लेते हैं कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में जिस प्रकार से सह परिषद गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के साथ काम करने में दिक्कतें हो रही थी, वो कोई महत्वपूर्ण निर्णय को लागू नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की परिषद के अधिकार क्षेत्रों का स्पष्ट बंटवारा नहीं था। तो इस व्यवस्था को, क्योंकि जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए समय के साथ कुछ संशोधन करने की आवश्यकता महसूस हुई ताकि ये रेगुलेटिंग एक्ट प्रभावकारी रूप से भारतीय परिस्थितियों में लागू किया जा सके। और उसी का परिणाम था 1781 ईस्वी का संशोधन अधिनियम। संशोधन अधिनियम की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ दोष और अस्पष्ट शब्दावली का समाधान करने के लिए यह 1781 ईस्वी का संशोधन अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया। इसमें सबसे पहले उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र स्पष्ट किया गया और उसे यह कहा गया कि कंपनी के पदाधिकारी अपनी शासकीय कार्य के लिए उच्चतम न्यायालय की परिधि से बाहर हो गए, अर्थात जब वो अपने कोई शासकीय कार्य कर रहे हैं और उनसे कोई त्रुटि होती है तो उससे संबंधित मामले में उच्चतम न्यायालय उन अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ किसी मामले की सुनवाई नहीं कर सकता। उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सिर्फ कलकत्ता में रहने वाले निवासियों पर लागू होगा। इसके अलावा एक और बात का प्रावधान इस 1781 के संशोधन अधिनियम से किया गया, क्योंकि सब 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी तो उसे यह कहा गया था कि वो उस समय विद्यमान अंग्रेजी लॉ के अनुसार भारतीय जो भी कानून थे उसके अनुसार अंग्रेजी लॉ, नौसैनिक लॉ, इसके आधार पर कोई भी निर्णय है वो देंगे। लेकिन इस समय एक स्पष्ट प्रावधान के रूप में यह कहा गया, चूंकि कोई भी न्यायिक निर्णय देते समय भारतीय परंपराओं और रिवाजों का ध्यान रखा जाए कि भारत की परंपराएं और रीति रिवाज संबंधित कानून के उल्लंघन में, संबंधित अपराध के संदर्भ में किस सजा का प्रावधान करते हैं, भारतीय रिवाज और परंपराएं इसके संदर्भ में क्या करती है, इनका ध्यान सुप्रीम कोर्ट को अनिवार्य रूप से
किसी भी निर्णय को किसी भी न्यायिक पक्ष का विवेचन करते समय आवश्यक रूप से दिया जाना था। इसके अलावा जो चौथा संशोधन इस अधिनियम के माध्यम से किया गया वो ये था कि परिषद के द्वारा बनाए गए कानूनों का उच्चतम न्यायालय के पास पंजीकृत कराना अब आवश्यक नहीं था, जबकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उन सपरिषद गवर्नर जनरल जो भी कानून बनाती भारत में ब्रिटिश प्रशासन को लागू करने के लिए, उनका रजिस्ट्रेशन कराना सुप्रीम कोर्ट के पास अनिवार्य रूप से आवश्यक था। अब हम अगले संवैधानिक विकास की जब हम बात करते हैं तो अगला जो संवैधानिक विकास आया वो था पिट्स का इंडिया एक्ट, यानी 1784 ईस्वी, जिसे हम पिट्स के इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं क्योंकि उस समय ब्रिटेन की सरकार में विलियम पिट की सरकार थी, अर्थात विलियम पिट प्रधानमंत्री थे और विलियम पिट ने संसद के में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन से संबंधित गतिविधियों के लिए पिट की सरकार के द्वारा 1784 का जो इंडिया एक्ट है वो लाया गया था, या हम इसे इस तरह समझे कि उस समय ब्रिटिश सरकार के जो प्रधानमंत्री थे वो विलियम पिट थे और विलियम पिट ने कंपनी से संबंधित जो ब्रिटिश संसद के नियंत्रणों को और भी अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इस एक्ट को संसद में पेश किया गया था। तो उस विलियम पिट की सरकार के द्वारा संसद में ये एक्ट पेश किया गया और संसद के द्वारा वो जो एक्ट पारित किया गया उसको बाद में पिट्स के इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। जब हम पिट्स के इंडिया एक्ट के बैकग्राउंड में जाकर के अगर हम देखें कि इस पिट्स के इंडिया एक्ट को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो हम अगर जब कुछ घटनाओं का अगर हम अवलोकन करें तो हमें ये जानकारी मिलती है कि 1781 ईस्वी में एक बार फिर से संसदीय समिति गठित की जाती है। वो इस बात की पड़ताल करती है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट जो लागू किया गया है वो उसमें किस प्रकार की कौन सी प्रभावी प्रावधान किए जा सकते हैं या उसकी कौन सी कमियां हैं जिनको दुरुस्त करके कंपनी के भारत से संबंधित मामलों पर संसदीय नियंत्रण को और भी अधिक मजबूती से लागू किया जा सकता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट के दोष है वो भी उजागर हो रहे थे और ज्यादा प्रभावी ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को बढ़ाने की बात भी इससे पहले है वो की जा रही थी। तो इन्हीं परिस्थितियों में पिट्स का इंडिया एक्ट है वो 1784 ईस्वी में कंपनी की भारत से संबंधित गतिविधियों पर प्रभावी संसदीय नियंत्रण के लिए विलियम पिट की सरकार के द्वारा लाया गया। तो अगर हम इसके प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो सरकार का कंपनी के मामलों में प्रभावी नियंत्रण बढ़ा और एक प्रकार से द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत है वो पिट के इंडिया एक्ट यानी 1784 के एक्ट से कंपनी के संदर्भ में देखने को मिलती है। अर्थात द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में ब्रिटिश संसद के द्वारा किस एक्ट के माध्यम से लागू की गई, तो हम कहेंगे कि पिट के इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से द्वैध शासन की यह व्यवस्था लागू की गई। इसमें जो मेन प्रावधान किए गए थे वो ये थे कि 6 सदस्यों का बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो बनाया जाएगा। 6 सदस्यों के बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 2 सदस्य एक तो ब्रिटेन के वित्त मंत्री होते थे, एक ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी होते थे। इसके अलावा 4 सदस्य प्रिवी काउंसिल से लिए जाते थे। 4 सदस्य कहां से लिए जाते थे? 4 सदस्य प्रिवी काउंसिल है उससे लिए जाते थे। तो ये 6 सदस्यों का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो ब्रिटिश सरकार का एक प्रकार से एक प्रतिनिधि था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत से संबंधित मामलों पर नियंत्रण करने के लिए, उनसे संबंधित सारी गतिविधियों को देखने के लिए, उससे संबंधित निर्देशन देने के लिए बनाया गया था। और इसके अलावा इसमें एक और महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के आपसी मतभेदों का निराकरण करने के लिए अब परिषद के सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई, ताकि अगर एक भी परिषद का सदस्य है वो गवर्नर जनरल के पक्ष में हो तो गवर्नर जनरल अपना निर्णायक मत देकर के अपने किसी भी आदेश को, अपने किसी भी निर्णय को लागू कर सकते थे। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट में 4 सदस्यीय परिषद थी उसको 3 सदस्यीय परिषद के रूप में तब्दील कर दिया गया, लेकिन अभी भी कोई भी जो निर्णय होता था वो बहुमत से ही होने का प्रावधान था। इसके अलावा अगर हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि इस 1784 के एक्ट के माध्यम से स्थापित किया गया, उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को निर्देश भेजने का अधिकार था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो भी निर्देश भेजे जाते थे उसको कंपनी के भारत में शासन से संबंधित मामलों पर लागू करने का दायित्व है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से जो भी निर्देश दिए जाते थे उनको भारत में संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों तक प्रेषित कर देती थी।
तो एक प्रकार के कंपनी के सैनिक, असैनिक, राजस्व और प्रशासन से संबंधित जितना भी जो पत्राचार होता था, जो पत्र व्यवहार होता था, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समक्ष पेश किया जाता था। और प्रशासन से संबंधित कोई भी नई नीति लागू करनी हो तो उसका ब्यौरा भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समक्ष रखना होता था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अगर लगता कि प्रशासन से संबंधित किसी नीति या निर्णय को लागू किया जाना है तो वो इस बात की सूचना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को देता और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों और प्रतिनिधियों को उस निर्णय की सूचना है वो भेज दी जाती थी। 1784 के पिट के इंडिया एक्ट में एक और चीज का प्रावधान किया गया, वो ये था कि आक्रामक युद्धों की नीति है उसका परित्याग कर दिया गया, क्योंकि आक्रामक युद्धों के माध्यम से ब्रिटेन की जो सरकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को इस प्रकार की खुली छूट नहीं देना चाहती थी, ताकि अगर किसी युद्ध में पराजय हासिल हो तो उससे ब्रिटेन के गौरवशाली साम्राज्य की, ब्रिटेन की गौरवशाली जो महिमा थी उस पर किसी भी प्रकार की कोई आंच आए। तो एक प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से संबंधित मामलों में आक्रामक युद्धों की नीति का परित्याग करने के लिए इस अधिनियम के माध्यम से कहा गया। इसके अलावा जो पांचवा प्रावधान जो महत्वपूर्ण था वो ये किया गया कि गवर्नर जनरल को बंबई और मद्रास के सैनिक और प्रशासनिक गतिविधियों पर अधीक्षण का अधिकार दे दिया गया, नियंत्रण का अधिकार है वो दे दिया गया। लेकिन मैं आपके लिए थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर, चाहे 1773 ईस्वी की रेगुलेटिंग एक्ट की बात हो या 1784 के एक्ट की बात हो या 1786 के संशोधन एक्ट की बात हो या 1793 के चार्टर एक्ट की बात हो, किसी भी एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक विशेष अधिकारों को उससे नहीं छीना। इसके अलावा भारत में संबंधित जो अधिकारी, कर्मचारियों और प्रशासनिक जो बॉडीज की जो नियुक्ति का अधिकार वो भी कंपनी के डायरेक्टरों के पास ही रहा। अर्थात कंपनी की प्रशासनिक संरक्षण, प्रशासनिक व्यवस्था का अधिकार है वो कंपनी के पास सुरक्षित रहा। हाँ, उस पर कुछ नियंत्रण है, वो संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हो गई थी और 1784 के जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से जो द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई उसे भारत में कंपनी के शासन के दो स्तर हो गए। एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का शासन जो डायरेक्टरों पर लागू होता था और एक था भारत में डायरेक्टरों के माध्यम से गवर्नर जनरल का शासन। तो एक तो गवर्नर जनरल का शासन था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का शासन था। इस प्रकार भारत में जो कंपनी का ये जो द्वैध शासन की व्यवस्था लागू हुई, ये 1858 तक यही व्यवस्था है वो किसी ना किसी थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ इस द्वैध शासन की व्यवस्था है वो निरंतर निर्बाध रूप से जारी रहती है। जब हम बात करते हैं कि 1784 के अधिनियम में भी कुछ सुधार की गुंजाइश थी, उसी सुधार को करने के लिए 1786 का एक पूरक अधिनियम है वो विलियम पिट की सरकार के द्वारा लाया गया। इसका अगर वास्तविक उद्देश्य देखा जाए तो इस अधिनियम को लाने का वो ये था क्योंकि उस समय ब्रिटिश की सरकार ये चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का वारेन हेस्टिंग के बाद जो गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा जाए वो लॉर्ड कॉर्नवालिस होना चाहिए। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस है वो गवर्नर जनरल का तब तक स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे जब तक कि गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय से परे जाकर के अपने निर्णय को लागू करने का विशेष अधिकार दे दिया जाए और दूसरा जो मुख्य सेनापति के पद को भी गवर्नर जनरल के पद में समाहित कर दिया जाए। तो इसी लॉर्ड कॉर्नवालिस को खुश करने के लिए 1786 ईस्वी का संशोधन अधिनियम है वो ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया और इसमें जो प्रावधान किए गए वो थे कि गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति के पद को एक साथ मिला दिया गया। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने और अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार है वो दे दिया गया। और जब इस प्रकार का 1786 ईस्वी का अधिनियम जब पारित हुआ तो पहली बार गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति के पद पर आसीन होकर के लॉर्ड कॉर्नवालिस से वो भारत के गवर्नर जनरल बनकर के आते हैं और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ही थे जिन्होंने ब्रिटिश भारत में प्रशासन में ज्यादा से ज्यादा अंगलीकरण की नीति को बढ़ावा दिया और इन्होंने ही शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को भारत में लागू किया था। जब हम बात करते हैं अगले संवैधानिक विकास की, अब हम बात करते हैं वो अगला संवैधानिक विकास था 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट के अगर हम प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए और जीवनदान दे दिया गया, यानी कंपनी का पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का विशेष अधिकार है, एकाधिकार अगले 20 वर्षों के लिए बना रहेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कही गई
थी कि गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल की अनुशंसा को रद्द करने का अधिकार दिया गया। 1786 के अधिनियम में सिर्फ ये बात कही गई थी कि विशेष परिस्थितियों में काउंसिल के निर्णय के परे जाकर के गवर्नर काम कर सकता है, लेकिन इसको एक आम प्रचलन बना दिया गया कि जब कभी गवर्नर जनरल को लगा कि किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लागू करना है, महत्वपूर्ण कोई कानून बनाना है और उसकी परिषद उस मामले में उसे सहमत नहीं है, तो वो गवर्नर जनरल की अनुशंसा को रद्द करने का अधिकार है वो गवर्नर जनरल को 1793 ईस्वी के एक्ट से दे दिया गया। इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है वो ये किया गया कि लंदन स्थित जो कंपनी के ऑफिस का खर्च है भारत के राजकोष पर भारित किया गया। उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भी भारत के राजकोष से दिया जाना था और यह व्यवस्था 1919 ईस्वी तक जारी रही। अगर हम चौथे प्रावधान की बात करें तो यह था कि गवर्नर जनरल का बंबई और मद्रास के ऑफिस के संदर्भ में अधिकारों को स्पष्ट किया गया, अर्थात उसमें यह प्रावधान किया गया कि जब कभी गवर्नर जनरल अगर बंबई और मद्रास में जाते हैं तो वहां के गवर्नर के अधिकार स्वतः ही गवर्नर जनरल के अनुपात में सीमित हो जाएंगे। इसके अलावा बंबई और मद्रास में से जुड़े हुए कंपनी के अधिकारियों को किसी भी प्रकार के सैनिक अभियान चलाने, किसी भी प्रकार की कूटनीतिक युद्ध छेड़ने और किसी भी प्रकार के संधि करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया और बंबई और मद्रास के कंपनी से संबंधित गतिविधियों को भी गवर्नर जनरल के अधीन है वो मातहत है वो कर दिया गया। तो इस प्रकार हमने आज के इस व्याख्यान में 4 संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा की है। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरी हमने बात की है 1781 का संशोधन अधिनियम, फिर हमने बात की है पिट्स का इंडिया एक्ट और इसके बाद में हमने बात की 1786 के अधिनियम और 1793 के चार्टर एक्ट की हमने बात की है। और बाद में जो 1813 ईस्वी का अधिनियम हो, 1833 की बात हो और 1853 के अधिनियम की बात हो, कल अगले व्याख्यान में हम इसके बारे में बात करेंगे। आज के इस व्याख्यान से संबंधित जो हमने 5 संवैधानिक प्रावधानों की बात की है 1773, 81, 84, 86 और 93, उससे संबंधित अगर हम परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहले जो परीक्षा उपयोगी ज्यादातर प्रश्न है वो यहीं से पूछे जाते हैं। अगर संवैधानिक प्रावधानों की मैं बात करूं, सबसे पहले ये पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट है वो किस वर्ष आया या उसके तहत किसको गवर्नर जनरल बनाया गया, उसके परिषद के सदस्यों की संख्या क्या थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, या उसमें हम कहें एक और बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस रेगुलेटिंग एक्ट में ही गवर्नर जनरल के वेतन, उसकी परिषद के सदस्यों के वेतन, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के वेतन और कनिष्ठ जजों के वेतन का भी प्रावधान है, उसके बारे में भी स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया था। तो गवर्नर जनरल का जो वेतन है वो ब्रिटिश संसद के द्वारा निर्धारित किया गया था, वो था 25,000 पाउंड प्रति वर्ष। इसके अलावा जो अगर मैं बात करूं कि उसके परिषद के सदस्यों का वेतन वो था 10,000 पाउंड प्रति वर्ष। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की उस समय बात करूं तो 8,000 पाउंड प्रति वर्ष। इसके अलावा जूनियर जजों की बात करो तो 6,000 पाउंड प्रति वर्ष। ये वेतन उस पूरे ज्ञात संसार में सबसे ज्यादा अधिकारियों को मिलने वाले वेतन थे। तो इस वेतन के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा यह भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सा अधिनियम था या कौन सा वर्ष था या कौन सा संशोधन एक्ट था जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्रों का स्पष्ट बंटवारा किया गया, तो 1781। इसके अलावा पिट का इंडिया एक्ट को पिट्स का इंडिया एक्ट क्यों कहते हैं और पिट कौन था, क्योंकि पिट उस समय ब्रिटेन की सरकार का प्रधानमंत्री था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था का प्रावधान किसमें किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष कौन होता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष होता था ब्रिटिश राजकोष का अध्यक्ष, यानी वित्त मंत्री है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष होता था। कितने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे, 2 थे, 4 प्रिवी काउंसिल से लिए जाते थे। 1786 का जो अधिनियम है किसको खुश करने के लिए लाया गया, 1793 के एक्ट में मेन प्रावधान क्या था और कंपनी के ऑफिस के खर्च के लिए जो राशि है वो किस पर भारित की गई, भारतीय राजकोष पर भारित की गई। ये व्यवस्था कब तक चलती रही, 1919 तक चलती रही। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर आधारित जो शासन व्यवस्था है उसका अंतिम रूप से समापन कब हुआ, 1858 ईस्वी में हुआ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लागू करने के कारण क्या थे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की आलोचना किन आधारों पर की जा सकती है, उसका महत्व क्या था और इन संवैधानिक प्रावधानों ने किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो राजनीतिक नियंत्रण था उसके प्रभाव को धीरे धीरे ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में सैन्य किस प्रकार से शिफ्ट किया, इस प्रकार से संबंधित ये कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न हैं इस टॉपिक से, इस व्याख्यान से पूछे जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि आपको ये व्याख्यान है, इसका कंटेंट है बहुत अच्छा समझ आया होगा। अगले संवैधानिक विकास के चरण की बात करेंगे हम कल अगले व्याख्यान में। आप सभी को इस पूरे व्याख्यान को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।